आइए, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। आज मैं पुनः अपने उसी पुराने टॉपिक पर संधि विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी तक स्वर संधि के केवल 3 ही प्रकारों का अध्यापन और अध्ययन हो पाया है, जिनमें दीर्घ, गुण और वृद्धि संधियों की चर्चा हुई है। आज हम यण, अयादि, पररूप, पूर्व रूप आदि संधियों की चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी शीघ्रता हो पठन पाठन में हमारे, ताकि आप लोगों को भी बहुत लेंदी वीडियो न लगे। इसके साथ सभी से मैं विशेष आग्रह ये करता रहूँगा कि आप सब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है या कोई अन्य समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहें और वीडियो को डाउनलोड कर या शेयर कर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संधि के विषय में हम लोग। जैसा आप इसमें ब्लैक बोर्ड में देख पा रहे हैं कि संधियों की चर्चा हम शुरू किए थे और उसी क्रम में संधि का आज स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले चौथे प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि के चौथे प्रकार में यण स्वर संधि संधि का नाम है और इसका सूत्र होता है इको यणाचि। इको यणचि क्या कहता है और इसे हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? इक अर्थात इक प्रत्याहार का, ई, उ, री और ली, इक प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद में अच, सप्तमी एक वचन, अच माने अच प्रत्याहार के वर्ण होने पर, और उसके बाद में अच अर्थात अ, ए, ओ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन सभी स्वर वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो इनके स्थान पर, अर्थात इस एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाता है। य, व, र और ल वर्ण आदेश हो जाएंगे क्रमशः। कैसे होंगे, क्यों होंगे, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे इक, ई, ओ, री, रे, क्योंकि इक के अंतर्गत आने वाले ये सभी वर्ण हैं। और बाद में क्या आएगा? अच अर्थात सभी स्वरों में से कोई एक वर्ण हो। तो इक प्रत्याहार कहाँ हो? प्रथम पद के अंत में। जैसा कि हम जानते हैं प्रथम पद के अंत में इक प्रत्याहार का कोई एक वर्ण हो और बाद में अच अर्थात स्वरों के अंतर्गत आने वाले समस्त स्वरों में से कोई एक स्वर वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? इन इक के स्थान पर यण अर्थात य, व, र और ल हो जाएगा। कब होगा? कोई भी असमान स्वर हो। प्रायः स्वर की चर्चा होगी अच स्वर आए, लेकिन वह अच स्वर में भी असमान स्वर आते हैं। ये जनरली जानकारी के लिए है। जैसे ही इक के बाद अर्थात इन किसी वर्णों में से अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो इसके स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, रि के स्थान पर और रि के स्थान पर लय आदेश हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ एक चीज़ हम बताते चलें सभी दर्शकों को कि यदि कोई संधि है तो उसका नामकरण जो किया गया है वह यण ही क्यों किया गया, आदि ही अयादि ही क्यों किया गया, वृद्धि ही क्यों किया गया, गुण ही क्यों किया गया और दीर्घ ही क्यों किया गया आदि। तो आप जानते चलें कि जिन वर्णों को आदेश कराया जाता है
उन वर्णों के अंतर्गत, अच्छा अर्थात वे सभी वर्ण जिस प्रत्याहार के या प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं आदेश के स्थान पर संधियों का नामकरण किया जाता है। क्योंकि इस संधि में य व र ल अर्थात यण प्रत्याहार आदेशित होता है, इसलिए इस आदेश वर्णों के स्थान पर इस संधि का नाम रखा गया है। उसी तरह यदि वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि का वृद्धि ही क्यों किया गया? क्योंकि अदेंग वृद्धिरादेच एक सूत्र है, वृद्धि आत एच, क्या कहता है? वृद्धि हो जाएगा आत आवरण का, और एच अर्थात अच आ जाएगा अय एवं औ। वृद्धि आत अच, ये निकल जाएगा आत अच। किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, आत अर्थात आवरण की, अय अर्थात अय की, और औ की। इन समस्त तीन वर्णों का, अय और औ, इन्हीं वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात वृद्धि नाम दिया जाता है इन वर्णों का। तो क्योंकि अब वृद्धि संधि में अय और औ वर्ण आदेश होते हैं, और यह अय और औ वर्ण क्या है? वृद्धि संज्ञक है, अर्थात इनको वृद्धि संज्ञा कहा गया, इसलिए इस संधि का नाम वृद्धि संधि रखा गया। इसी तरह से यदि हम गुण की बात करें तो गुण में भी एक सूत्र हमने बताया था, अदेंग गुणा सूत्र था, और यहाँ क्या है? अत और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत। तप्रस तत्काल सूत्र क्या कहता है? त के पूर्व जो वर्ण हो वो केवल अपने उसी वर्ण का बोध कराएगा, सभी वर्णों का नहीं। तो अ से अ हो गया, और एंग से ए और ओ हो गया। तो इन सभी तीनों वर्णों को, अर्थात इन वर्णों का क्या नामकरण किया गया? इन्हें गुण कहा गया। क्योंकि अब गुण संधि में ए ओ अर अल आदेशित किए जाते थे, अवर्ण है नहीं, तो ए ओ अर अल आदेशित किए जाते थे, और यह इस अ से अर और अल, क्योंकि रिकार और लिकार पर भी आदेशित किए जाते, वर्णों को आदेशित किया जाता था, और इनका नामकरण अर्थात इन्हें गुण की संज्ञा दी गई थी। इसलिए इस संधि को भी गुण संधि कहा जाता है, क्योंकि आदेशित वर्णों के स्थान पर ही किन्हीं संधियों का नामकरण किया गया है। जैसे अयादि संधि की भी अगर हम चर्चा कर लें तो अयादि संधि का मतलब क्या है? अय आदि। अब ये सभी वर्णों को न कह करके कह रहा है, क्योंकि इसमें अयादि संधि में अय, अव, आय, आव वर्ण आदेशित होते हैं, इसलिए इन संधियों को हम अयादि संधि कहें। आगे विसर्ग संधि या व्यंजन संधियों में भी आ जाएगा। तो अगर व्यंजन संधि की बात करें तो जस्त संधि, झलाम, जस, झसी, इस तरह से उनका नाम दिया गया कि जस प्रत्याहार के वर्णों को जो है आदेशित किया, इस तरह से किया जाएगा। और चर्त संधि में चर प्रत्याहार के वर्ण आदेशित हो जाते हैं, इसलिए चर्त। लत्त संधि में तोरली है कि उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, आदि आदि। हम जब उसको जो है पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ हम 4 उदाहरण देखेंगे, इकार, उकार, ऋकार और लिकार से संबंधित। यदि तो परिभाषा हमारी यहाँ पर बनी कि इक प्रत्याहार का वर्ण हो, जैसे कोई हम उदाहरण लेते हैं, और ये उदाहरण है इत्यादि। इत्यादि एक उदाहरण हो गया, और इत्यादि उदाहरण के आधार पर हम इस सूत्र की परिभाषा करेंगे कि अब हम इसे विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा इति, धन, आदि। जैसे ही हमने विच्छेद किया तो ये 2 पद बन गया। तो क्या कहता है? प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत का मतलब इत और छोटी ई, ये निकल आया। तो प्रथम पद के अंत में क्या हो? इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इक प्रत्याहार के वर्णों में से कोई एक वर्ण आया है। और बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, किंतु वह समान हो, ई के बाद ई न हो,
ऊ के बाद ऊ ना हो, री के बाद री ना हो, असमान स्वर हो, अर्थात इस ई के स्थान पर कोई असमान स्वर हो, ई के बाद ई ना हो। तो अच होने पर, ये अच अर्थात अच प्रत्याहार के होने पर क्या हो जाएगा, यण यण हो जाएगा। तो य व र ल इन वर्णों को आदेशित किया जाएगा। अब शर्त यह आई कि ईद के स्थान पर 4 वर्ण प्राप्त होते हैं, तो क्या उन 4 वर्णों को ही हम आदेशित करेंगे। लेकिन संधि का नियम कहता है किसी एक वर्ण स्थानीय के स्थान पर केवल एक ही आदेश होगा, तो वह आदेशित वर्ण क्या होगा। उस आदेशित वर्ण को हम कैसे पहचानेंगे, ये देखेंगे। तो आदेशित वर्ण को जानने के लिए स्थानीय अंतरतम सूत्र आता है, और सूत्र कहता है उच्चारण स्थान की समीपता के कारण, क्योंकि स्थानीय का जो उच्चारण स्थान है आदेशित वर्ण का, आदेश का भी वही उच्चारण स्थान होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई का उच्चारण स्थान तालु है, और इनमें से ऐसा कोई वर्ण हो जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ये य का भी उच्चारण स्थान तालु होगा, क्योंकि ई को एक इच यशा नाम तालु सूत्र कहता है। ई वर्ण च छ ज झ य वर्ण त एवं य वर्ण और तालव्य स वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। तो इन वर्णों में से य नामक वर्ण की उच्चारण स्थान और ई नामक वर्ण की उच्चारण स्थान एक ही है। इसलिए अब इस इक के स्थान पर इन चारों में से कोई एक वर्ण अर्थात य आ जाएगा। और वो क्यों, क्योंकि इसका और इसका उच्चारण स्थान एक समान है। तो इसका और इसका उच्चारण स्थान की समानता के कारण ई के स्थान पर यह हो गया। जैसे ही ई के स्थान पर यह होगा, तो पूर्व की संधियों में हम लोगों ने देखा कि दोनों वर्णों के अस्तित्व को नष्ट करके एक नए आदेशित वर्ण को हम लोग रख देते थे, जबकि इस संधि में ऐसा नहीं है। केवल स्थानीय के स्थान पर हम एक आदेशित वर्ण को रखेंगे, और यह आदेशित वर्ण नया आ गया, और ये जो द्वितीय पद के आरंभिक वर्ण हैं वो वैसे के वैसे बने रह जाएंगे। तो हम पुनः इस पूर्व वर्ण को ऐसे लिखेंगे, धन आदि। ये अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे, अचहीनम व्यंजनम परिण संयोज्यते, वर्ण सम्मेलन करेंगे। और यहाँ एक और संज्ञा होगी, यूपीटीटी या अन्य परीक्षा उपयोगी छात्र अगर पढ़ रहे हैं, हलानंतरो संयोग। क्या कह रहा है, हल व्यंजन वर्णों के अंतर्गत अन्य वर्णों का यदि व्यवधान, अन्य स्वर वर्णों का यदि व्यवधान नहीं होता, तो उन्हें प्रायः संयोग संज्ञा कहते हैं। तो अब इन संयोग संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि त के बाद यह है और बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को जोड़ देंगे। और जोड़ने की क्रिया क्या है, संयोग संज्ञा हो जाएगी, फिर जोड़ जाएंगे। और जोड़ने की क्रिया अर्थात जोड़ने का सूत्र जो होगा, वह सूत्र होगा अचहीनम व्यंजन पर्ण संयोजते। अचहीनम व्यंजन पर्ण संयोजते से हम इसे जोड़ेंगे, तो ये त इस तरह से आधा हो जाएगा। और ये हम आधा न लिख करके, क्योंकि बाद में हमें जोड़ना है, तो ये दीर्घ अ य में जुड़ेगा, तो ये दीर्घ अ की मात्रा लग जाएगी, और द यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सिद्ध हो गया इत्यादि। इस तरह से जड़ संधि की यह पहली संधि होगी, जो पहला उदाहरण होगा जो इस तरह से सिद्ध हो रहा है। अब आगे हम दूसरे नंबर के उदाहरणों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। दूसरे नंबर के उदाहरण उ वाले वर्ण से हम देखते हैं, और यहाँ पर हम एक उदाहरण लिखेंगे, स्वागतम। स्वागतम का सर्वप्रथम हम संधि विच्छेद करेंगे, तो ये बन जाएगा सुधन आगतम। हम तुरंत जैसे ही संधि विच्छेद होगा, हम अपने इस संधि में पूर्व में ऊपर लिखे गए उसके सूत्रों को लागू करेंगे। और ये सूत्र क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में इक प्रत्याहार का कोई एक वर्ण हो, तो स से उ अलग करेंगे, तो ये उ एक प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। आ कोई एक स्वर है, और यह स्वर जो है असमान तौर पे आ रहा है, अर्थात उ के बाद उ नहीं है, बल्कि क्या है, आ है।
जैसे हमें इस तरह की शर्तें, सूत्र की सारी शर्तें पूरी हो जा रही हैं, तो जैसे इक के स्थान पर अच ही आया, ये इक है और यह अच प्रत्याहार का वर्ण है, तो तुरंत हम इस इक के स्थान पर यण को आदेश करेंगे और यण के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण हैं। यहाँ भी एक समस्या उत्पन्न हुई कि हम क्या इन 4 वर्णों में से सभी को आदेशित करेंगे, क्योंकि आदेशित वर्ण तो केवल एक आएगा, स्थानीय के स्थान पर आदेश केवल एक वर्ण होना है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ऐसे वो कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान एक समान है, जो वो ऊ का है, क्योंकि ऊ का क्या उपु जो है उपु पदमनिया नाम ओष्ठम, तो पदमनिया नाम ओष्ठ सूत्र उपु पदमनिया ओष्ठ सूत्र कहता है कि ऊ का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ होता है। अब यहाँ ऐसे कौन वर्ण है कि उच्चारण स्थान जिनका ओष्ठ हो, तो ये वह वर्ण आता है, और वह वर्ण के लिए कहा गया है कि वकार से दंत ओष्ठम, क्योंकि वह वर्ण का दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है, इसलिए इस व को हम आदेशित वर्ण के स्थान पर यहाँ रखेंगे और ये स हलंत युक्त रहेगा। धन आगतम यहाँ लिखा जाएगा और तुरंत हम एक दूसरे को जोड़ देंगे, ये बाद वाले से जुड़ जाएगा वा गतम और ये स्व आधा लिखा जाएगा। इस तरह से यह उदाहरण भी पूर्ण होता है। अब हम तीसरे प्रकार के उदाहरण को देखते हैं। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, जो है तीसरा उदाहरण है धात्रंशः, और धात्रंशः का हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा धातृधन अंशः। जैसे ही धातृधन अंशः बना, हम तुरंत पूर्व पद के अंतिम वर्ण अर्थातता से री को अलग करेंगे और धन अंशः में ये लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो री है वह इक वर्ण का, इक प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है जैसा कि यहाँ आपको मिला, और दूसरे पद के आरंभिक वर्ण जो अच है, जो असमान है, री के बाद री नहीं है, तो तुरंत हम अब इसके स्थान पर, क्योंकि इक के स्थान पर ही यण आदेश करना है, तो इस री के स्थान पर इन चारों में से किसी एक को करेंगे। शर्त ये है कि ये दोनों तो पहले से आदेशित हो चुके हैं 2 उदाहरणों में। अब बचा कौन है? केवल र और ल बचा है। अब इस र और ल में हम किन्हीं आदेश के तौर पर यहाँ पर रखेंगे, तो सूत्र आ जाएगा स्थानीय अंतरतमा सूत्र कि स्थान की उच्चारण स्थान की समीपता के कारण ही हम यहाँ वर्णों को रखेंगे। तो ली का उच्चारण स्थान जो है दंत होगा, र का उच्चारण स्थान ऋतु रसाड़ा मूर्धा सूत्र से मूर्धा होगा, और ये री का भी मूर्धा है, इसलिए री के स्थान पर र आदेश के तौर पर आ जाएगा और ये हो जाएगा धात धन र धन अंशः। अब हम एक दूसरे से जोड़ देंगे तो क्या होगा? धा त। अब त में ये र यहाँ जुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस त में क्योंकि ये अ छोटा ह्रस्व अ है, ये त हलंत है, जब हलंत का चिन्ह लगेगा तो ये पूरा अ बन जाएगा और इसकी अंक की मात्रा यहाँ लिखी हुई है और ये बन जाएगा सह और बना धात्रंशः। धात्रंशः यह भी उदाहरण सिद्ध होता है। अब हम तीसरे अंतिम प्रकार के उदाहरण की चर्चा करेंगे, अर्थात ली के उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। ली का उदाहरण क्या है ये देखा जाता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए अंतिम उदाहरण, क्योंकि लाकृति होगा और लाकृति का हम विच्छेद करेंगे तो लृ धन आकृति जैसे, तो लृ धन आकृति, क्योंकि लृ स्वयं अपने आप में एक प्रत्याहार का एक वर्ण है, तो प्रथम पद का अंत यह स्वयं सिंगल है, इसलिए लृ एक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, और द्वितीय पद के आरंभिक वर्ण में अ है जो अच प्रत्याहार का वर्ण है और असमान है। तो इस लृ के स्थान पर क्या आएगा? केवल ल आएगा। क्यों? क्योंकि ल का और लृ का उच्चारण स्थान एक ही है, तो ल धन
आकृति, इस तरह से, और ये बन जाएगा। क्योंकि वर्ण सम्मेलन करा देंगे तो ली में या की मात्रा जुड़ेगी ला, ल में या की मात्रा जुड़ेगी ला कृति, और यह उदाहरण सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पूर्णतः समझ में आया होगा। अब हम अगले अपने संधि की ओर बढ़ते हैं, जिसे अयादि संधि कहते हैं। आइए देख लेते हैं। अयादि संधि, इसका सूत्र क्या है? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह अलग करेंगे, क्या बनेगा? एच आय अव आय आव, एच आय अव आय आव, इस तरह का सूत्र बनेगा। अब यह सूत्र क्या कहता है, अयादि संधि क्या कहती है? तो हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अय अव आव आय आव ये आदेशित वर्ण होंगे, ये आदेशित होंगे, इसलिए इस आदेश के स्थान पर, आदेशित वर्णों के स्थान पर ही इस संधि का अय आदि अर्थात अयादि संधि का नामकरण किया गया है। और यह सूत्र क्या कहता है कि यदि पदांत, यदि ये सूत्र कहता है कि एच प्रथम पद के अंत में क्या हो? एच प्रत्याहार का वर्ण हो, और द्वितीय पद के आरंभ में अर्थात बाद में क्या हो? अचि हो। अचि यहाँ नहीं लिखा गया, लेकिन पूर्व सूत्रों के आधार पर हम यहाँ समझ लेंगे। पूर्व सूत्रों के आधार पर हम समझ लेंगे। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से ए ओ आय औ, ए ओंग आय औच, ये वर्ण आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि प्रथम पद के अंत में इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो और बाद में स्वर हो, और कैसा स्वर हो? असमान हो। प्रायः असमान स्वर की बात करते हैं, अर्थात समान स्वर आने पर संधि कार्य में बाधा होंगे, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें समान स्वर पर भी अयादि संधि के कार्य हो जाएंगे। आप देखते हैं कि स्वर अर्थात बीच में बाद में स्वर होने पर जैसे ही स्वर वर्ण आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अस्थानीय, क्योंकि ये सब अस्थानीय वर्ण हैं, इन सबको अस्थानीय वर्ण कहा जाएगा, और इन सबको आदेशित वर्ण अर्थात आदेश वर्ण, इन्हें आदेश वर्ण कहा जाएगा। तो अस्थानीय के स्थान पर आदेश कौन होगा? आदेशित वर्ण आदेश कर दिए जाएंगे। इन वर्णों के स्थान पर इनको आदेश किए जाएंगे, और वो भी क्रम से। यदि ए है तो ए के बाद अय, ओ है तो औ, आय हो तो आय, और औ हो तो आव, ऐसे ही वर्ण आदेश होंगे। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, नयन, एक उदाहरण है नयन। नयन उदाहरण है, हम इस संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा नेधन अन, नेधन अन। प्रथम पद के अंत में हम इस न में ए निकालेंगे, और यह ए क्या है? एच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले एक वर्णों में से ए आ गया, और बाद में यह प्रथम पद के पूर्व में आया हुआ यह वर्ण जो है वो क्या है? स्वर है। प्रायः यहाँ असमान स्वर है, ऐसे सामान्यतया हम अपने समझ के लिए कह सकते हैं, लेकिन केवल स्वर कहना ही पर्याप्त है। जैसे ही स्वर आ गया तो इस एच के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे? ये चारों वर्ण आ गए। आय आओ आय आओ किसको आदेश करेंगे? तब यह निश्चित हुआ कि नहीं, क्रम से। जैसे ए है तो ए के बाद आय ही आदेश किए जाएंगे, ये निश्चित होना चाहिए। और ए के बाद आय यहाँ पर, और ये बना है
अनह एक दूसरे को जोड़ देंगे और इस न से आ जुड़ेगा तो ये पूरा न बनेगा, इस या से आ जुड़ेगा तो ये पूरा अ बनेगा और वहाँ लास्ट में न है और ये बन गया नया न। ये पहला उदाहरण हमारा हो गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। पवन, पौना को अलग करेंगे तो पोधन अनह बनेगा। इस प से क्या निकलेगा, ओ की मात्रा निकलेगी अर्थात ओ वर्ण निकलेगा। धन अनह यहाँ लिखा हुआ है तो ये पकारोत्तरवर्ती ओकार क्या है, एच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है। जैसे यहाँ जैसे ही ओ अर्थात इस एच का कोई एक वर्ण आया तो बाद में आने वाले वर्णों में से क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। आप सुविधानुसार ये भी मान लेते हैं कि असमान स्वर होना चाहिए। इसके आ जाने पर क्रमशः हम ओ के स्थान पर अवय आदेश कर देंगे बिना कुछ सोचे और यह प धन अनह लिखा हुआ है। अचहीनम व्यंजनम परिण संयोजते से हम इन स्वरों को आपस में जोड़ देंगे और इस प में आ जुड़ेगा या पूरा प बनेगा, व में अब जुड़ेगा तो पूरा व और नह लिखा हुआ है पवनः रूप सिद्ध हो गया। इसी तरह आगे के उदाहरणों में भी देखते हैं। तीसरा उदाहरण आय, संदर्भित उदाहरण है। इस असंदर्भित उदाहरण से देखिए क्या बनाता है। असंबंधित उदाहरण से क्या बनेगा, नायकः एक उदाहरण है। यह संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा नय धन अकः। क्योंकि आपको संधि के तौर पर इतना ही जानना पर्याप्त है। अगर इतना ही बताया जा रहा है तो सामान्य और छोटी मोटी कंपटीशन परीक्षाओं में आप आराम से कर सकते हैं। वृत्ति भाग नहीं पढ़ाना है, न सूत्रों के हिसाब से संधियों को सिद्ध कराना है। जैसे ही न धन अनह आया तो हम इस न में अय की मात्रा देख रहे हैं, अय धन अकः अर्थात नायकः है। तो नकारोत्तरवर्ती अयकार आ गया, न के बाद में अय वर्ण आ गया जो इस एच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है और बाद में स्वर है जो अच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है। ये अच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है। जैसे ही आया तो अय के स्थान पर आय आदेशित किया जाएगा, ये शर्त के हिसाब से। आय न अकः यहाँ लिखा हुआ है। वर्ण सम्मेलन अचहीनम व्यंजनम परिण संयुज्यते से ना में आ की मात्रा जुड़ेगी ना, या में आ की मात्रा जुड़ेगी पूरा अ और यह कह नायकः रूप सिद्ध हुआ। नायकः रूप सिद्ध हुआ। अब आगे हम अंतिम उदाहरण देखते हैं। आकार से संबंधित उदाहरण जो है ये किस तरह से होगा। नायकः के बाद यहाँ हो जाएगा पावकः। पावकः का जो उदाहरण है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा पव धन अकः। प में अव की मात्रा को अलग करेंगे अर्थात अवर्ण को अलग करेंगे और ये अकः यहाँ बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि पकारोत्तरवर्ती अवकार जो है वह एच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण है। जैसे ही एच प्रत्याहार का वर्ण मिला और बाद में अच अर्थात कोई स्वर मिला तो हम क्या करेंगे, इस अव के स्थान पर क्रमशः आव आदेश कर देंगे बिना कुछ सोचे विचारे। अव को हम यहाँ आव आदेश कर दिए। अब इस क्योंकि प को ऐसे ही लिखना है और अकः में अक को ऐसे उतारना है, वर्ण सम्मेलन करा देंगे। अचहीनम व्यंजनम परिण संयुज्यते से प में आकर जुड़ेगा तो पा, व में आ जुड़ेगा तो व और कह, तो ये हो गया पावकः। इस तरह का रूप सिद्ध हुआ। इन्हीं में से एक कुछ क्लिष्ट उदाहरण है जिसे हम यहाँ आगे चर्चा करेंगे या बता देंगे। फिर भी एक हम उदाहरण यहाँ पर बता दे रहे हैं।
जैसे एक शुद्ध रूप आता है हरे, यहाँ बनेगा हरे धन ए, हरे धन ए, इसका विच्छेद होगा और इस हरे में हमें ए मिल गया और बाद में भी ए मिल गया। तो अब यहाँ समस्या हो सकती है सोचने वालों को या पढ़ने वालों को कि असमान स्वर, तो असमान स्वर हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी अयादि संधि के सूत्र मिलेंगे वो प्रायः आपको असमान शब्द ही मिलेंगे। किंतु यह अगर ऐसा आ जाए उदाहरण तो इसे हम ये नहीं समझ लेंगे कि यह गलत है। और यहाँ क्या कहता है कि यह किसी भी प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए, तो प्रथम पद के अंत में जो है एच प्रत्याहार का कोई एक वर्ण आना चाहिए और ये ए आ गया, और बाद में भी कोई स्वर आना चाहिए, अच, कोई अच आना चाहिए। तो जैसे ही अच आ गया हम इस ए के स्थान पर आय आदेश करेंगे, आय आदेश करेंगे और ये हर इस तरह से उतरेगा, धन ए ऐसे उतरेगा, एक दूसरे से जोड़ देंगे। ह र में य की मात्रा जुड़ेगा र, य को य ऐसे उतारेंगे और एक की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा हर ये। अगर ऐसे कोई उदाहरण मिले जो आपको लगेगा कि जो है अटपटे हैं, थोड़ा सा कठिन है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और हमें यह सुझाव दे सकते हैं कि अन्य जो है उदाहरणों को हल कराया जाए और अन्य प्रकार के संधियों का भी विवरण आगे हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे विशेष आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। एवं हम आगे भी अभी स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली 2 संधियाँ बची, 3 संधियाँ बची हुई हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया था। अयादि संधि के बाद अभी संधियों में बचेगा पर रूप एवं पूर्व रूप की बात करेंगे, उसके बाद प्रकृति भाव संधि एक 8वीं संधि के तौर पे हम चर्चा करेंगे। प्रकृति भाव संधि क्या है उस पर भी हम आपको अध्यापन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।